हेलो गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नितिन सिंघानिया की भारतीय कला एवं संस्कृति, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं प्राचीन कला की हड़प्पा कला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य कला के बारे में। तो इसमें है मौर्य कला और स्थापत्य कला के बारे में। श्रमण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। चूंकि दोनों धर्म वैदिक युग की वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे। इसमें बताया गया है कि जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म दोनों ही वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे। इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की तो राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखा जा सकता है। इस प्रकार मौर्य कला को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मौर्य कला को दो प्रकार वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया, दरबारी कला और लोकप्रिय कला। यहाँ दरबारी कला को दरबारी पहल भी कह सकते हैं और लोकप्रिय कला को व्यक्तिगत पहल भी कहते हैं। तो दरबारी कला में आता है महल, स्तंभ और स्तूप, और वहीं लोकप्रिय कला में आते हैं गुफाएं, मृदभान और मूर्तियाँ। तो सबसे पहले इस मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, भारत में सबसे पहले आने वाला। पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्हार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करते हुए कराया गया था। जो इसमें बताया गया, चंद्रगुप्त का महल ईरान में परसेपोलिस के अकेमेनिड महलों से प्रेरित था। चंद्रगुप्त का महल जो था वो परसेपोलिस के अकेमेनिड महल से प्रेरित था। इसकी मुख्य निर्माण लकड़ी सामग्री जो इसकी मुख्य सामग्री थी वो थी लकड़ी। मेगस्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया गया है। इसी प्रकार कुम्हार स्थित अशोक का महल भी एक विशाल संरचना थी। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह एक 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। महल की दीवारों को नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया गया था। अब है महल के बाद स्तंभ दरबारी कला में। अशोक के शासनकाल के दौरान स्तंभों पर शिलालेख राज के प्रतीक के रूप में या युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में अति महत्वपूर्ण हो गए थे। जो स्तंभ में जो अशोक का स्तंभ था उसमें जो शिलालेख थी वो राज के प्रतीक के रूप में और युद्ध में जीत के उपलक्ष्य के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। साथ ही उन्होंने राज के उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी स्तंभों का उपयोग किया गया था। जो स्तंभ की ऊंचाई थी वो 40 फीट ऊंचा था। ये स्तंभ जो सामान्य थे चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बनाए गए थे। इसमें क्या क्या होता था, शाफ्ट होता था, कैपिटल सम्मिलित थे। इसमें लंबा मुड़ शाफ्ट का आधार का निर्माण करता था जो कि प्रस्तर के एक ही खंड अथवा एकाश्य प्रस्तर से बना होता था, मतलब कि एक ही पत्थर से बना हुआ होता था। शाफ्ट कैपिटल होता था इसमें। इसके ऊपर कमल या घंटे के आकार में शीर्ष या ललाट मतलब कैपिटल रखा जाता था। घंटे के आकार के शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे क्योंकि ये स्तंभ अत्यधिक पॉलिशदार और चमकदार थे। ललाट के ऊपर वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था जिसे अबेकस कहा जाता था और जिस पर पशु मूर्ति होती थी। उदाहरण है चंपारण में लोरिया नंदगढ़ स्तंभ और वाराणसी से के पास है सारनाथ स्तंभ। तो इसमें जो फोटो बताई गई है वाराणसी के सारनाथ अशोक के जो स्तंभ की एक फ़ोटो है। जैसे कि इसमें पहले बता रखा था, ऊपर का ये शीर्ष जो है कैपिटल, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा इधर से लेकर और ये नीचे तक पूरा इसे शीर्ष कहते थे। और जो ये बीच का जो ये भाग है ये चक्र बना होता है इसे अबेकस कहा जाता है। और नीचे ये पूरा शाफ्ट है, मुठ एकाश्म प्रस्तर, ये पूरा एक ही पत्थर से बना होता था। जो ये मुठ इसे कहते हैं शाफ्ट।
ये शाफ्ट, ये नीचे वाला ये शाफ्ट हो गया, ऊपर वाला कैपिटल हो गया और इसके बीच में ये अपेकस है। अब है राष्ट्र प्रतीक। राष्ट्र प्रतीक भी ये अशोक के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष, फलक, अबेकस और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें जो अबेकस और पर जो पशु भाग बना हुआ है वो एक तरह राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं में 4 पशु निरूपित किए गए हैं। चौकड़ी भरता अश्व, पश्चिम में, पूर्व में हाथी, दक्षिण में वृषभ और सिंह उत्तर में दर्शाया गया है। ये देखिए मैंने आपके थोड़ा इजी करने के लिए बताया गया है। पूर्व में हाथी, दक्षिण में वृषभ, पश्चिम में चौकड़ी भरता अश्व और उत्तर में सिंह। ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें हाथी जो पूर्व में स्थित है उसमें बताया गया कि रानी माया का स्वप्न एवं उनके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाया गया है। और बैल जो कि उत्तर दक्षिण में है वृषभ, वृक्ष राशि का चिन्ह है जिस महीने में बुद्ध का जन्म हुआ। और अश्व जो कि हमारे पश्चिम में है, जिसका बुद्ध ने राज्य से दूर जाने के लिए उपयोग किया जाता था। और सिंह जो कि उत्तर में है, ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। मंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, जो उसमें जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। और यह देवनागरी लिपि में शिलालेख के नीचे उत्कीर्ण किया गया है। ये इस तरह का हमारा अशोक चक्र की इसमें इस तरह की फोटो बताई गई है। और इसमें जो ऊपर जो ये 4 सिंह है, ये 4 सिंह सभी दिशाओं में धम्म का प्रसार करते हुए बुद्ध को प्रतीकबद्ध करते हैं। उसे बुद्ध द्वारा दिए गए पहले धर्मोपदेश की स्मृति में बनवाया गया था तथा इसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अब है दरबारी कला में हमने महल, स्तंभ, अब है स्तूप। स्तूप क्या है? स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। ये अंत्येष्टि पुंज का पारंपरिक प्रदर्शन होते थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय किया गया था और बुद्ध की मृत्यु के बाद कुल 9 स्तूप बनाए गए, जिसमें 8 में उनकी मेथी में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9वें में वो बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। मतलब कि बुद्ध की मृत्यु के बाद कुल 9 स्तूप बनाए, 8 में तो मेथी में बुद्ध के अवशेष थे और 9वें में वो बर्तन था। स्तूप का कोर कच्ची ईंटों का बना होता था, जबकि बाहरी सतह पर निर्माण पक्की ईंटों का किया जाता था। इसके ऊपर प्लास्टिक की मोटी परत से ढका जाता था। मेथी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया गया था। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता था। इसके उदाहरण है मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश में पीपरवाह का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो कुल 9 स्तूप बनाए गए उनके नाम हैं राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, वेदपीड़ा और पावा, कुशीनगर और पीपली वन। मैं एक बार बताती हूँ 9 स्तूप कौन कौन से हैं। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, वेदपीड़ा, पावा, कुशीनगर और पीपली वन। अब ये स्तूप इस तरह का होता था। इसके ये ऊपर के जिसको छत्र कहा जाता है ये अस्थि होता था और ये जिसमें बताया प्रदक्षिणा पथ जो कि प्रदक्षिणा चक्कर लगाने के लिए होता था। और ये तोरण है, पूर्वी तोरण, पश्चिमी तोरण। और ये पत्थर का गाढ़ा ये है दक्षिण तोरण भी है इसमें। और ये दोहरा। और यहाँ पे सीढ़ियाँ जाती थी इस तरह की चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ। तो ये स्तूप इस तरह का होता था।
अब इसमें बताया गया अशोक के स्तंभ और अकेमेनियन स्तंभों के बीच में क्या अंतर है। जो रचना होती है अशोक के स्तंभ में वो एक ही पत्थर का बना होता था, एकाश्म प्रस्तर से, और मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से बना होता था। और यहीं अकेमेनियम स्तंभ बलुआ पत्थर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता था। मतलब कि अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर से बना होता था और अकेमेनियम विभिन्न बलुआ पत्थर के विभिन्न टुकड़ों को साथ मिलाकर बनाया जाता था। और अशोक के स्तंभ को स्वतंत्र रूप से स्थापित करा जाता था। वहीं अकेमेनियम को राजभवनों में संलग्न होते थे। लोकप्रिय कला में है गुफा स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृदभांड। गुफा स्थापत्य कला के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले चट्टानों को काट कर गुफा स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया। मौर्य काल के दौरान जैन धर्म और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का जो विहार यानी निवास के रूप में उपयोग करते थे। जैन और बौद्ध भिक्षु इसका उपयोग निवास के रूप में करते थे, इन गुफाओं का उपयोग। मौर्य काल के दौरान की गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें और अलंकृत प्रवेश द्वार थे। इसकी प्रमुख विशेषता थी मौर्य काल की। बिहार में बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं का निर्माण अशोक तथा उनके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। तो ये इसी प्रकार है बराबर की मूर्तियाँ। अब है नासिक की गुफाएं। नासिक की गुफाओं में 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है, जिन्हें पांडवलेनी भी कहा जाता है। ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान निर्मित की गई थी तथा यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन बाद में इसमें महायान संप्रदाय भी देखा गया। अब हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय क्या होता है। हीनयान वो होता है जिसमें बुद्ध की उपस्थिति सिंहासन और पश्चिम रूपांकनों और प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से दर्शाई गई है। और महायान में क्या होता है, इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां भी पाई गई हैं, तो ये महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव निरूपित करती हैं। यह स्थल जल संबंध की उत्कृष्ट प्रणाली भी दर्शाता है, जो ठोस चट्टानों से काटकर बनाए गए तालाबों की उपस्थिति से इंगित होता है। अब है मूर्तिकला। मौर्य काल की 2 प्रसिद्ध मूर्तियां थी, यक्ष और यक्षिणी। ये सभी 3 धर्म जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म में पूजनीय थी। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख जो पाया गया वो तमिल का शिल्पाधिकारम में मिलता है। इसी प्रकार सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित हैं। मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट, तोरण तथा मेथी में तथा धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। अब इसी प्रकार है मृदभांड। मौर्य काल के मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या चित्र धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। इसकी क्या विशेषता होती थी, काला रंग और अत्यधिक चमकदार होते थे। और इनका उपयोग किस में किया जाता है, इनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। तो ये है यक्ष और यक्षिणी की इस तरह की इसमें मूर्तियों की फोटो दे रखी हैं। तो ये है अपने ये यक्षिणी है और ये यक्ष है और ये है उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जो यहाँ पाए गए। तो इसी प्रकार इसमें हमने मौर्य काल में जो 2 तरह की है, दरबारी और लोकप्रिय। तो दरबारी में हमने इसमें पढ़ा था स्तंभ, स्तूप और महल के बारे में, और यहीं लोकप्रिय में हमने पढ़ा था गुफा, मृदभांड और मूर्तियों के बारे में। तो इसी प्रकार ये मौर्य कला यह समाप्त होती है। और इसके पहले जो हमने प्राचीन भारत में हड़प्पाई कला हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसकी अगली वीडियो में हम मौर्योत्तर कला के बारे में पढ़ेंगे।